बुलेटिन में खुशामदीद। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खालिद मंसूर को मावन खुसूसी बराए सीपेक उमूर तैनात कर दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में खालिद मंसूर ने कहा कि मुल्क की इक्तिसादी तरक्की सीपेक मंसूबों से जुड़ी है। सीपेक मंसूबों खासतौर पर बिजली के मंसूबों को आगे बढ़ाना उनकी अवलीन तरजीह है। खुद आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपेक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। खालिद मंसूर में सीपेक को आगे ले जाने की पूरी सलाहियत है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि खालिद मंसूर चीनी कंपनीज के साथ काम का तजर्बा रखते हैं। उनकी शमूलियत से बड़े मनसूबे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खालिद मंसूर हब पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, IPP's एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रह चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो जब सियासत में आए तो कुछ नहीं जानते थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें अपनी जमातों में शामिल होने की दावत दी, लेकिन वो उनकी करप्शन जानते थे, इसलिए दोनों जमातों को चैलेंज कर दिया। साबिका हुकूमतों ने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 3 साल से यही जंग चल रही है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खोखले हुकूमती वादे कागज़ पर लिखने के काबिल भी नहीं हैं। मुल्क में नाउमीदी बढ़ रही है और इस नाउमीदी की वजह से 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाला शख्स है। सिलेक्टेड हुकूमत और वज़ीर आज़म अपने अमीर दोस्तों से फ़ायदा बटोरने में मसरूफ़ हैं। उसे गरीबों की परवाह नहीं। बहबूद का वादा करने वालों ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कौम मौजूदा नाअहल और नाकाबिल कबूल हुकूमत का बोझ उठा रही है। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ना नवाज शरीफ से, ना मरियम नवाज से, ना फजलुर रहमान से बात होगी तो सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद ऑपोजिशन क़यादत से होगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ समेत जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो इस निज़ाम को ताकतवर नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि निज़ाम बिगड़े और उन्हें मौका मिले। मुल्क से बाहर बैठे मफरूर अफराद को पार्टी की क़यादत करने का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के माजी भुलाकर आगे बढ़ने के बयान को खुशाइन करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि कमीशन अरकान की तकर्री पर शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म की फौरी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वो और उनकी पार्टी जानती है कि PTI एक पीर और MQM के कंधे पर चढ़कर सिंध को फतह करना चाहती है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी शिबली फराज की तरह फ़लसफ़ा झाड़ना बंद करें। उन्हें पता होना चाहिए कि सिंध में मुल्क का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। इसके अलावा 300 वैक्सीनेशन मराकज़ और मोबाइल यूनिट्स अलग काम कर रहे हैं। इसके बावजूद फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सिंध वैक्सीनेशन बेहतर करे। बेखबर फवाद चौधरी को मशवरा है कि बात करने से पहले असद उमर से मालूमात ले लिया करें। अभी आपको ये खबर दें, अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की इमारत के करीब फायरिंग हुई है। इमारत को बंद कर दिया गया है। फायरिंग का वाकया पेंटागन की इमारत से करीब बस स्टॉप के पास पेश आया। पुलिस फायरिंग के वाकये की तहकीकात कर रही है। और जनरल सेक्रेटरी सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन आसिफ सईद का कहना है कि सीमेंट फैक्ट्री मालिकान ने 2 रोज़ में सीमेंट के एक बैग की कीमत में 25 रुपये इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ ब्रांड के सीमेंट की बोरी की कीमत 655 से 670 रुपये तक हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी नए टैक्स के ना लगने के बावजूद सीमेंट की कीमतों में इजाफा जाती है। ये इजाफा सीमेंट फैक्ट्री मालिकान ने मिलकर किया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक कार बम धमाका कायम मुकाम वज़ीर दिफा की रिहाइश गाह के करीब हुआ। धमाके के मकाम पर फायरिंग हुई है और मुसल्लह अफराद वज़ीर दिफा के घर में दाखिल हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 50% हो गई है। इनमें डेल्टा वेरिएंट के 4 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। पूंछ डिवीज़न के तालीमी इदारे फौरी तौर पर 15 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। उधर मुजफ्फराबाद में कोरोना वायरस को रोकने के लिए जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करना होंगे। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में इंडोर सर्विस पर पाबंदी होगी। आउटडोर सर्विस रात 10 बजे बंद करना होगी। शादी की तकरीब पर 8 अगस्त से इंडोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर सरगर्मियों में सिर्फ 400 मेहमानों तक की इजाज़त होगी। तमाम मज़ार बंद कर दिए गए हैं। निजी और सरकारी दफातर 50% अमले के साथ खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र के लिए 50% सवारियों के साथ मास्क लाजमी होगा।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वो असूली तौर पर इस मशीन के खिलाफ हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने भी EVM को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। EVM अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये प्रोजेक्ट मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया था जब मैं वज़ीर बना था, और 12 हफ्तों के दरमियान हमने ये टारगेट टाइम में इसको अचीव कर लिया है। इंशाल्लाह उसकी जो तफसीलात हैं वो हम अपोजिशन के साथ, पार्लियामेंट के साथ, सब स्टेक होल्डर्स आपके साथ शेयर करेंगे कि वो मशीन है क्या, उससे मकसद क्या है। मकसद है गैर मुतनाज़ा इलेक्शन, जितने इलेक्शंस हुए हमारे गैर मुतनाज़ा उनको करना है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और था। ये ECP की गाइडलाइंस को बिल्कुल ECP की गाइडलाइंस के मुताबिक है। कबूल है जी, वो शेयर करेंगे अभी आपसे। EVM की सख्त तरीन मुखालफत करते हैं। देखे बगैर दो बुनियाद दुनिया ने ट्राई किया हुआ है। दो वजूहत। एक तो यह है कि गैर शफाफ है। जर्मनी के फेडरल कोर्ट ने जब इनको गैर आइनी करार दिया तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो तीनों प्रोसेसेस है वोटिंग के, वो तीनों गैर शफाफ हैं। तो लिहाजा दूसरी वजह यह है कि EVM हुकूमती पार्टी की बदनीयती का कोई इलाज नहीं। मसलन EVM करने से डस्का में प्रिजाइडिंग अफसर 20 अगवा हो गए, क्या EVM रोक सकती है? नहीं। क्या डस्का में जब गोलियां चलाएगी हुकूमती पार्टी तो उसका EVM हल है? नहीं है। तो लिहाजा इनके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। हम ज़रूर देखेंगे, लेकर आए सामने, लेकिन EVM के हम असूली तौर पर मुखालिफ हैं। लेवल ऑफ मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है। 2018 के इलेक्शन में RTS का फेलियर कौन भूला है? यानी कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि इलेक्शन वाले दिन जब पूरी कौम वोट डाल रही हो, करोड़ों लोग वोट डाल रहे हो, और शाम 6 बजे इलेक्शन के ट्रांसमिशन का जो निज़ाम है वो बैठ जाए और रात 2 बजे जाकर वो निज़ाम वापस ऑन हो, और जो लोगों को उस वक्त नताइज मौसूल हुए और जो बाद में नताइज मौसूल हुए उनमें फ़र्क आ गया। तो जहाँ पर एक ऐसी हिस्ट्री हो और वो हिस्ट्री भी स्पेसिफिक इनको जिताने के लिए, तो उसके ऊपर हम इनके ऊपर कैसे एतबार कर सकते? पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती की मकबूलियत में आए दिन इजाफा हुआ है। हाल ही में स्कर्दू आने वाले अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग के लिए पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया के इक़दाम की दिल खोल कर तारीफ़ की है। गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान को एक महफूज जन्नत नज़ीर सयाहती मुकाम करार दिया और कहा कि वो खुद को पाक फ़ौज के हाथों में इंतहाई महफूज तस्वुर करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। अली नवाज ऐवान बोलने का मौका न मिलने पर कराची से मुंतखब PTI अरकान से उलझ पड़े। कौमी असम्बली का इजलास कोरम टूटने के बाद जुम्मा तक मुलतवी हुआ तो वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अली नवाज अवान बोलने का मौका न मिलने पर कराची के हुकूमती अरकान से उलझ पड़े। गुस्से में कराची से मुंतखब तहरीक इंसाफ के रुकन शकूर शाद के करीब आए और कहा, कराची से एक ही मामले पर तुम 3-3 अरकान बोलने लग जाते हो और दूसरों को बात करने का मौका नहीं मिलता। तुम लोग 3 रोज के बाद तो इजलास में आते हो। इस पर शकूर शाद ने कहा कि हम रोज ऐवान में आते हैं, मेरे साथ बदमाशी न करो नहीं तो बदमाशी निकाल दूंगा। इस दौरान शकूर शाद जब बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए तो अली नवाज अवान ऐवान से बाहर निकल गए। इसी दौरान GDA की रुकन सायरा बानो डिप्टी स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज करती नजर आईं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए इजलास क्यों मुलतवी किया गया। सिंध से यहाँ इजलास में शिरकत के लिए आए हैं, बात करने का मौका भी नहीं मिला और अब 2 दिन तक इजलास मुलतवी हो गया। बताया जाए 2 दिन इस्लामाबाद में क्या करेंगे। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने के मामले पर अपोजिशन ने तनकीद और हुकूमती अरकान ने हिमायत की है। मरीम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस ऐसी जगह है जहां कौमी राज होते हैं। रेड जोन या वज़ीर आज़म हाउस में कमर्शियल सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। रियाज फतियाना का कहना है कि वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला नहीं, तजवीज़ है। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस वैसे ही कमर्शियल है, सारी सरगर्मियाँ कमर्शियल होती हैं और बड़े आला पैमाने पर होती हैं। इन लोगों को उसका कोई एहसास नहीं है। ये कमरों, कभी कहते हैं जी रूम नंबर 1 को किराए पे दे रहे हैं, कभी कहते हैं दूसरे हॉल को फैशन शो हॉल बना रहे हैं, कभी कहते हैं तीसरे ड्राइंग रूम के अंदर जो है वो कोई एग्जीबिशन लगा रहे हैं। इनको ना कुछ पता है, लेकिन सिर्फ गिरवी रखना आता है, चोरी करना आता है, झूठ बोलना आता है और असासे बेचना आता है। इस हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो कहीं बहुत सारे ऐसे प्रोमिसेस किए लोगों से जिनके ऊपर वादे पे अमल दरामद नहीं किया। उन्हीं में से ये एक बात हमारे सामने नजर आ रही है। वज़ीर आज़म
साहब ने क्योंकि उसको इस्तेमाल नहीं करते और उन्होंने अपनी रिहाइश अपने घर में रखी हुई है, इसलिए अगर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो सोच है तो मैं समझता हूँ मुनासिब है। मैं तो कह रहा हूँ रेड जोन के अंदर ही सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही है, ये आवाम को अब बताया जा रहा है। ये एक कफ़ायत शुआरी की मुहिम जो प्राइम मिनिस्टर की मुहिम है, उसी का हिस्सा है। रेड जोन होना कोई इशू नहीं है, इशू है कि जनरेट कैसे किया जाए, पैसा खजाना हमारा भरे। एक तरफ तो हमें रेड जोन के अंदर आ जाने की इजाज़त ही नहीं है, फिर सैर और तफरीह के लिए जगह बड़ी मुकीम है। जो वज़ीर आज़म हाउस का अपना एक वक़ार है, अपना एक मुकाम है, जैसे अवान सदर का है, वो आप कायम रखें, उसको डिग्निटी के साथ रखें, इन चक्करों में ना पड़ें और कन्फ्यूजन ख़त्म करें। और अगर नहीं रहना तो ना रहें उस घर में, आइंदा भी तो कोई वज़ीर आज़म आएंगे ना इंशाल्लाह। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा T20 भी बारिश की वजह से रोक दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, सिर्फ 3 ओवर्स का खेल हो सका। वेस्ट इंडीज़ ने बगैर किसी नुकसान के 30 रन बनाए। सीरीज़ का पहला और तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से पहले ही मनसूख हो चुका है। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 7 रन से शिकस्त दी थी। खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स CM बलूचिस्तान विमेन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में बलूचिस्तान थंडर्स को 14 रन से शिकस्त दी। मैच के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इनामात तकसीम किए।